हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। और आज के इस छोटे से लेक्चर में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स पर बेस्ड होंगे, यानी कि अभी तक मैंने आपको जेनेटिक्स में जो भी सिलेबस पढ़ाया हुआ है, प्रीवियस जो भी लेक्चर्स अभी तक कंप्लीट हुए हैं, उन पर बेस्ड ये 10 क्वेश्चंस हैं, जिसको मैं डीपीपी 1 कह रहा हूं। और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मैं ओवरऑल 1 मिनट का टाइम प्रोवाइड करूंगा, यानी कि आपको क्वेश्चन पढ़ने से लेकर, क्वेश्चन को समझने से लेकर, और मैं भी क्वेश्चन को पढ़कर और समझ के आपको बताऊंगा। इस पूरे समय में आपको 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो मुझे बताना है। हर एक क्वेश्चंस के राइट आंसर के पीछे का सॉल्यूशन क्या होगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डीपीपी नंबर 1, जो बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स पर बेस्ड होगा। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़कर बताता हूं। द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। देखिए यहां पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो डिग्री बताइए आप जिसकी वजह से जो पेरेंट्स के डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से डिफर करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो यहां पर बहुत सिंपल सा आंसर है। हम सभी जानते हैं कि एक ही पेरेंट्स के वेरियस ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से डिफर करते हैं या एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। तो यहां पर जो राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का वो है कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। ठीक है ना। तो आपको बहुत कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना चाहिए था। देखिए कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन का मतलब क्या होता है, अलीलिक वेरिएशन, यानी कि हर एक पेरेंट जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हम सभी जानते हैं कि वो पेयर ऑफ अलील्स रखते हैं, और जब वो अपने गैमीट्स के थ्रू हमें अलील्स प्रोवाइड करते हैं, यानी अपने प्रोजेनीज को अलील्स प्रोवाइड करते हैं, तो पेयर ऑफ अलील में से एक अलील ही गैमीट में जाता है। और क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस, यानी कि मियोसिस के समय पर क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस है वो होती है, और उस वजह से गैमीट्स जो होते हैं उनमें अलीलिक वेरिएशंस कॉज हो सकता है, जिसकी वजह से जो एक ही पेरेंट्स के वेरियस ऑफस्प्रिंग्स हैं वो आपस में वेरिएशंस रख सकते हैं। तो लिटरली जो वेरिएशन एक ही पेरेंट के वेरियस ऑफस्प्रिंग्स में आपको देखने को मिलेगा, उसको हम सही अगर वर्ड यूज करें तो हम उसे कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं। तो आप उसे टर्म दे सकते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। पर यहां पर क्योंकि ऑप्शन में केवल वेरिएशन टर्म यूज हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमें सिलेक्ट करना होगा वो होगा आंसर नंबर 2, यानी कि कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा रहा है कि साहिवाल काउज ऑफ पंजाब आर डेवलप्ड व्हाई। तो आपको ध्यान होगा, आपने एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पढ़ा है इंट्रोडक्शन में, और वो पैराग्राफ था कि जो अर्ली एग्रीकल्चरिस्ट थे उन्होंने आज से बहुत समय पहले, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 8000 से 10000 बीसी के दौरान ये पता लगा लिया था कि जो वेरिएशन कॉज होता है उसका जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छिपा हुआ है। और यही कारण था कि मेंडल के रिसर्च के भी पहले, यानी कि 8000 से 10000 बीसी के दौरान जो एग्रीकल्चरिस्ट थे या जो प्लांट एनिमल ब्रीडर्स थे, उन्होंने बहुत सारी वैरायटी या न्यू ब्रीड्स या न्यू वैरायटीज जो है एनिमल और प्लांट्स की प्रोड्यूस की थी। उन वैरायटी और ब्रीड्स में से एक वैरायटी या ब्रीड मैं आपको बता देता हूं, वो थी एक इंडियन काउज, जिसको हम साहिवाल कहते हैं। और इसको प्रोड्यूस किया था उन्होंने सिलेक्टिव क्रॉसिंग, आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन से। तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन है अब उसका आंसर देना आपके लिए बहुत सिंपल हो गया है। तो साहिवाल काउ को प्रोड्यूस किया गया था मेनली 3 डिफरेंट मेथड्स का यूज करके, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन। पर यहां पर केवल 2 ही हमारे ऑप्शंस हैं जो कि उस मेथड को डिफाइन करते हैं जिसको यूज करके डेवलप किया गया साहिवाल काउ को। तो एक है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, तो ये ऑप्शन भी सही है। दूसरा है डोमेस्टिकेशन, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ऐसी कंडीशंस में हम ऑप्शन नंबर 3 को यहां पर सिलेक्ट करेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि A एंड B या 1 एंड 2 बोथ, यानी कि हमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन दोनों मेथड्स का यूज किया साहिवाल काउ को डेवलप करने में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप रिप्रेजेंट्स द हेट्रोजाइगस कंडीशन। आपको 4 डिफरेंट जीनोटाइप दिए जा रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा जीनोटाइप है जो हेट्रोजाइगस कंडीशन को डिफाइन या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि होमोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या होता है। तो जब भी हम टर्म यूज करते हैं होमोजाइगस, तो इसका मतलब होता है सिमिलर पेयर ऑफ अलील।
अगर सिमिलर पेयर ऑफ अलील्स हैं तो हम टर्म यूज करते हैं होमोजाइगस, और अगर हम वर्ड यूज करते हैं हेटेरोजाइगस तो इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बता देता हूं, डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील। इसको मैं क्या लिखूंगा, डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर करना है आपको। तो यहां पर मैंने आपको होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों की मीनिंग ऑलरेडी बता दिए हैं, तो आपको यहां पर अब आंसर देने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा ऐसा जीनोटाइप है जो हेटेरोजाइगस कंडीशन को डिफाइन करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो आप देख सकते हैं पहले ऑप्शन में होमोजाइगस कंडीशन है क्योंकि सिमिलर पेयर ऑफ अलील है, कैपिटल टी कैपिटल टी। दूसरे ऑप्शन में भी सिमिलर पेयर ऑफ अलील है यानी कि स्मॉल टी स्मॉल टी। तीसरे वाले ऑप्शन में एक अलील कैपिटल है तो दूसरा अलील स्मॉल है, यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं कि डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील है। और ये डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील जो है इसको हम क्या कह सकते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन, यानी कि ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि चौथा ऑप्शन भी क्या कर रहा है, सिमिलर पेयर ऑफ अलील को रखता है यानी कि कैपिटल आर कैपिटल आर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज वर सिलेक्टेड बाय मेंडल, यानी कि आपको यहां पर इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि मेंडल ने प्लांट की कितनी ट्रू ब्रीड वैरायटी को या पी प्लांट की कितनी ट्रू ब्रीड वैरायटी को सिलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो हमने मेंडल्स में या इंट्रोडक्शन टू मेंडलिज्म में ये आपको बताया है कि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट किया था 1856 से लेकर 1863 के बीच में, यानी कि टोटल 7 सालों तक। और इस दौरान उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज किया था वो था पाइसम सटाइवम यानी कि गार्डन पी। तो आप सभी जानते हैं कि गार्डन पी को सिलेक्ट करने के पीछे उनके रीजन क्या थे वो तो आपको पता है, लेकिन उन्होंने कितने ऐसे इजी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को सिलेक्ट किया था गार्डन पी में, ये आपको यहां पर आंसर देना है। तो हम सभी जानते हैं कि मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया था और हर कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते थे, यानी कि 7 कैरेक्टर को अगर सिलेक्ट किया और हर कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट अगर होते हैं तो उस कंडीशन में मेंडल ने टोटल कितनी ट्रू ब्रीड वैरायटी को प्रोड्यूस किया, तो आपका आंसर होगा यहां पर 14। तो यहां पर राइट आंसर जो होना चाहिए दैट इज द ऑप्शन नंबर 1 14। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर मैं लिख देता हूं 14, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर्स को या 7 पेयर्स ऑफ ट्रू ब्रीड वैरायटी को प्रोड्यूस किया था अपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के एक्सपेरिमेंट के लिए। तो यहां पर जो आंसर होगा दैट इज 14। अगला क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़ना है। मेंडल सिलेक्टेड पाइसम सटाइवम फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट बिकॉज ऑफ। तो आपको यहां पर यह बताना है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पाइसम सटाइवम यानी गार्डन पी का सिलेक्शन किया था अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए। उसके पीछे इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कारण हो सकता है, यानी कि आपको 4 ऑप्शंस में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको उस करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है जो रियलिटी में कारण था, एक रीजन था मेंडल के पी प्लांट को सिलेक्ट करने के पीछे अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में। तो इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एंड शॉर्ट लाइफ स्पान, तो ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है लॉन्ग लाइफ स्पान एंड नॉन फर्टाइल हाइब्रिड्स। तीसरा ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड फोर्थ ऑप्शन है इनफर्टाइल हाइब्रिड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स बाय ईच प्लांट। तो आपके सामने चारों ऑप्शंस हैं और आपका टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। आपको इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मुझे बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस को मैं एक बार समझाता हूं आपको। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए या हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट या पाइसम सटाइवम या गार्डन पी को सिलेक्ट किया था, क्योंकि अब आप ध्यान से इसमें पहले ऑप्शन नंबर 2 को पढ़ लीजिए जिसमें लिखा हुआ है लॉन्ग लाइफ स्पान एंड नॉन फर्टाइल हाइब्रिड्स। तो हम सभी जानते हैं, सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि मेंडल का पाइसम सटाइवम को सिलेक्ट करने के पीछे इंपॉर्टेंट जो 4 कारण थे उनमें से कारण नंबर 1 ये था कि पी प्लांट या पाइसम सटाइवम एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें मेंडल को बहुत आसानी से बहुत सारे डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स देखने को मिल रहे थे और वो सभी के सभी क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, यानी कि आसानी से उन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को देखा, पहचाना, समझा जा सकता था।
आपको बता दूं कि जो पी प्लांट होता है उसकी लाइफ स्पान जो है वो बहुत शॉर्ट होती है और एक सीजन में ये अपनी लाइफ साइकिल को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेता है और ये लार्ज नंबर ऑफ सीड को प्रोड्यूस करता है। ये भी एक रीजन था। थर्ड रीजन जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि पी प्लांट ऐसा एक प्लांट है जिसमें कि आर्टिफिशियल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन और आर्टिफिशियल सेल पॉलिनेशन को इंड्यूस करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। साथ में जो प्रोजेनीज या हाइब्रिड प्रोड्यूस होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। तो यहां पर दूसरा ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि लॉन्ग लाइफ स्पान नहीं होती पी प्लांट की, शॉर्ट लाइफ स्पान होती है और जो हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस होते हैं वो पूरी तरह से फर्टाइल होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका यहां पर बिल्कुल गलत हो जाता है। तीसरा ऑप्शन हम पढ़ते हैं प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो हम सभी जानते हैं कि जो पी प्लांट है वो बाइसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग या बाइसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट है और अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट भी यहां पर गलत होगा। यूनिसेक्सुअल नहीं, बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट रखता है। अगली बात हम करें फोर्थ नंबर के ऑप्शन की, तो इनफर्टाइल हाइब्रिड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सीड बाय ईच प्लांट। तो यहां पर स्टेटमेंट में सब कुछ सही है, बट इनफर्टाइल को अगर आप केवल फर्टाइल लिखते तो ये स्टेटमेंट यहां पर सही हो सकता था, लेकिन यहां पर वर्ड यूज किया गया है इनफर्टाइल, इस वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। थर्ड नंबर स्टेटमेंट ऑलरेडी गलत हो चुका है। अब हम पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो ये बिल्कुल सच है कि जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पी प्लांट में मेंडल ने सिलेक्ट किए थे, जो टोटल 7 पेयर या 14 थे, वो सभी इजीली ऑब्जर्व किए जा सकने लायक थे और उनकी लाइफ स्पान यानी कि पी प्लांट की जो लाइफ स्पान होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। इस वजह से वो एक सीजन में अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है और लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करता है और उसके जो सीड होते हैं वो हाइब्रिड सीड्स फर्टाइल भी होते हैं। तो अल्टीमेटली यहां पर मुझे अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। तो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ते हैं, मार्क द ऑड वन, यानी कि आपको 4 अलग अलग जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से एक ऐसे ऑड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, स्पेशली विद रेफरेंस टू डोमिनेंट ट्रेट इन गार्डन पी। फिर से मैं क्वेश्चन को एक बार रिपीट करता हूं। गार्डन पी के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो डोमिनेंट ट्रेट जो जनरली गार्डन पीज में मेंडल ने सिलेक्ट किए थे अपनी स्टडीज में, उसमें आपको बताना है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से ऑड ऑप्शन या ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो बाकी ऑप्शन से बिल्कुल अलग है। तो डोमिनेंट ट्रेट इन गार्डन पी के रेफरेंस में आपको इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो ऑड वन है, जो बाकी ऑप्शन से अलग है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से अपना आंसर दीजिए मुझे, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूं। फिर से क्वेश्चन को पढ़ के बता देता हूं। मार्क द ऑड वन विद रेफरेंस टू डोमिनेंट ट्रेट इन गार्डन पी। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, येलो पॉड, इनफ्लेटेड पॉड, एक्सियल फ्लावर एंड येलो सीड। तो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको ऑड वन सिलेक्ट करना है डोमिनेंट ट्रेट इन गार्डन पी के रेफरेंस में। तो मैं आपको यहां पर सबसे पहले बता देता हूं कि इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो डोमिनेंट है, कौन सा ऐसा कैरेक्टर या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहना चाहिए जो रेसेसिव है। तो चलिए जल्दी से बता देता हूं मैं। येलो पॉड, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि पॉड का जो कलर है वो एक कैरेक्टर है और पॉड के कलर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं, एक होता है येलो और एक होता है ग्रीन। और हम सभी जानते हैं कि पॉड कलर में येलो जो है वो रेसेसिव ट्रेट है, जबकि ग्रीन जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, जो कि बिल्कुल अपोजिट है सीड के कलर से। ये मैंने आपको बताया। इनफ्लैट पॉड की बात अगर हम करें तो पॉड शेप को लेकर जब हम लोग स्टडी करते हैं, यानी कि पॉड शेप एक कैरेक्टर है, सॉरी पॉड शेप लिखना चाहिए, पॉड शेप एक कैरेक्टर है और पॉड शेप को लेकर अगर हम बात करें तो आपको यहां पर 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट देखने को मिलेंगे, एक इनफ्लैट और दूसरा आपको मिलेगा कॉन्स्ट्रिक्टेड, यानी कि सिकुड़ा हुआ। तो हम सभी जानते हैं कि इन्फ्लेटेड जो है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है, जबकि कॉन्स्ट्रिक्टेड जो है वो एक रेसेसिव ट्रेट है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सियल फ्लावर। तो फ्लावर की पोजीशन एक कैरेक्टर है, पोजीशन ऑफ फ्लावर, और पोजीशन ऑफ फ्लावर अगर एक कैरेक्टर है तो इसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हमने पढ़े हुए हैं, एक एक्सियल पोजीशन पर फ्लावर का होना और एक टर्मिनल पोजीशन पर फ्लावर का होना। और हम सभी जानते हैं कि एक्सियल पोजीशन डोमिनेंट ट्रेट है और टर्मिनल पोजीशन रेसेसिव ट्रेट है। अब हम येलो सीड को लेकर बात करें तो सीड का कलर अगर हम लेकर बात करते हैं, सीड कलर, तो ये कैरेक्टर है जिसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं, एक येलो होता है और एक ग्रीन होता है। और हम सभी जानते हैं कि जो येलो है वो सीड के कलर के लिए डोमिनेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, जबकि जो ग्रीन है वो सीड के कलर के लिए रेसेसिव कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। तो अल्टीमेटली यहां पर आपके सामने सब कुछ मैंने रख दिया है, हर एक कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मैंने बता दिया। अब आपको ऑप्शंस में जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट दिख रहे हैं उनको आपको इजीली पहचानना है, जैसे कि येलो पॉड एक रेसेसिव है,
इनफ्लैट पॉड अगर बात की जाए तो डोमिनेंट ट्रेट है, एक्सियल फ्लावर डोमिनेंट ट्रेट है और येलो सीड भी डोमिनेंट ट्रेट है। तो अब आप बड़े आसानी से राइट आंसर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इन चारों ऑप्शन में जो ऑड वन है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि येलो पॉड, क्योंकि वो अकेला एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें रेसेसिव कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट की बात की जा रही है। बाकी सभी ऑप्शंस में जो बताया जा रहा है वो सभी डोमिनेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज, यानी कि अगर मान लीजिए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसमिटेड हो रहे हैं तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? तो इसको हम वेरिएशन तो नहीं कह सकते हैं, या कह सकते हैं, आपको आंसर देना है। सेकंड ऑप्शन दिया गया है हेरिडिटी ऑब्लिक इनहेरिटेंस, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ब्लेंडिंग और चौथा ऑप्शन दिया गया है सोमाटोप्लाज्म। तो आपको 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और आपके पास बहुत कम टाइम है, जल्दी से आपको इसका आंसर देना है। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज नोन एज वेरिएशन, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। तीसरा ऑप्शन है ब्लेंडिंग और चौथा ऑप्शन है सोमाटोप्लाज्म। तो चारों ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। मैं आपको हिंट कर देता हूं सोमाटोप्लाज्म यहां पर क्या मीनिंग होता है। तो सोमाटोप्लाज्म का मतलब होता है इज द साइटोप्लाज्म ऑफ बॉडी, या कह सकते हैं सोमेटिक सेल के साइटोप्लाज्म के लिए हम टर्म यूज करते हैं सोमेटोप्लाज्म। तो सोमेटिक सेल के साइटोप्लाज्म के लिए सोमाटोप्लाज्म टर्म यूज किया जाता है। और सोमेटिक सेल हमारी बॉडी की नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। अल्टीमेटली इनका कोई भी रिलेशन नहीं है जीन्स को, क्रोमोसोम्स को या जेनेटिक मटेरियल को इनहेरिटेड करने से फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो यहां पर 4th नंबर ऑप्शन तो पूरा गलत है। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग, और आपको बता देता हूं कभी भी कोई भी जीन्स या मेंडल के जो फैक्टर हैं वो आपस में ब्लेंडिंग नहीं करते हैं, वो डिस्क्रीट यूनिट है और यहां पर ब्लेंडिंग नहीं हो सकता। ये भी पूरी तरह से गलत ऑप्शन है। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? तो एक ही पेरेंट्स के वेरियस ऑफस्प्रिंग्स के बीच में जो डिफरेंसेस या आपको कह सकते हैं वेरिएशंस देखने को मिलते हैं उसको टर्म यूज करते हैं हम वेरिएशन या कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। तो यहां पर बात केवल हो रही है किसकी? जेनेटिक कैरेक्टर्स के पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिटेड होने की, ना कि डिफर करने की। तो फिर राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो आंसर नंबर 2 जो है वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, और हेरिडिटी का मतलब होता है कि जो मदर और फादर यानी कि पेरेंट्स होते हैं उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रोजेनीज या ऑफस्प्रिंग्स को प्रोवाइडेड किए जाते हैं, और इस प्रोसेस में ट्रांसमिशन होता है जेनेटिक कैरेक्टर्स का इन द फॉर्म ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, और इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस इसका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं। आपको यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आपने पढ़ा हुआ है। आपको बताना है कि जो टर्म अलील है वो किसने प्रस्तुत किया था। तो टर्म अलील किसने दिया था ये आपको इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आपको यहां पर जल्दी से 4 साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं जिनको आपको देखना है। पहला नाम जो दिया गया है वो साउंडर्स दिया गया है, सेकंड नाम जो है वो बेटसन दिया गया है, तीसरा जोहानसन दिया गया है, 4th नंबर पर मेंडल दिया गया है। तो आपको सही आंसर यहां पर सिलेक्ट करना, और इस क्वेश्चन के आंसर को बताने के लिए आपके लिए 30-35 सेकेंड जो है वो काफ़ी सफिशियंट है। तो मैं बता देता हूं आपको कि टर्म अलील किसने दिया था। तो हम सभी जानते हैं 2 ऐसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल रिव्यूज हैं जेनेटिक्स में जो आपको हमेशा याद रखना है। टर्म जीन हमें दिया था जोहानसन ने, तो हमेशा याद रखिए टर्म जीन हमें जोहानसन ने दिया था, जबकि टर्म प्योर लाइन भी हमें किसने दिया था? तो ये मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, ये भी हमें जोहानसन ने दिया था। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यह भी बताया कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे। तो आपको याद रखना है फादर ऑफ जेनेटिक्स जो माना जाता है वो है हमारे मेंडल। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन है? तो ये भी मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया गया। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन है? तो आपको याद रखना है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स जो है उनको हम गैरॉड कहते हैं, GARROD। और जो टर्म अलील है, और अलील का फुल फॉर्म होता है अलीलोमॉर्फ, अलील का फुल फॉर्म होता है अलीलोमॉर्फ, और ये टर्म दिया था हमें बेटसन ने, BATESON। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिलेक्ट करना बहुत आसान है। आपसे पूछा गया था टर्म अलील किसने दिया, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 2। तो टर्म अलील जो हमें दिया था वो बेटसन ने दिया था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था और शायद आपसे बन गया होगा। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट ऑफ गार्डन पी इज प्रेजेंट ऑन 7th नंबर क्रोमोसोम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि गार्डन पी जो है उसमें एक ट्रेट था जिसको हम जनरली कहते थे
गार्डन पी में एक ट्रेट था जिसको हम क्या कहते हैं वो आपको क्वेश्चन में नहीं बताया गया, पर वो ट्रेट के लिए जो जीन है वो 7वें नंबर क्रोमोसोम पर प्रेजेंट था। यानी मेंडल ने जिन भी कैरेक्टर्स या ट्रेट को लेकर स्टडी की थी उनमें से किस कैरेक्टर का जीन ऐसा है जो 7वें नंबर क्रोमोसोम पर प्रेजेंट था। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर को देने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर्स के लिए सिलेक्ट किया था और 7 कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन्स थे वो 4 डिफरेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे, 1457। और आपको बता देता हूं कि 1 नंबर क्रोमोसोम पर 2 कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन प्रेजेंट थे, एक तो सीड का कलर, दूसरा फ्लावर का कलर, और दोनों कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन एक ही जीन था जिसके लिए मैंने वहां पर प्लियोट्रॉपी टर्म यूज किया था और बताया था आपको कि प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है कि जब कोई एक जीन एक से ज्यादा इफेक्ट या कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है तो हम टर्म यूज करते हैं उस जीन के लिए प्लियोट्रॉपी जीन। तो ये तो हमें पता है कि क्रोमोसोम नंबर 1 पर 2 कैरेक्टर्स के लिए जीन थे, एक सीड का कलर, एक फ्लावर का कलर, और वो जीन एक ही था जो दोनों कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था जिसको हमने प्लियोट्रॉपी जीन कहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्रोमोसोम नंबर 7 पर प्रेजेंट वो जीन बताइए जो इनमें से किस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जो 4 ऑप्शंस में दिए जा रहे हैं। तो हमने वहां पर आपको बताया था कि आप हमेशा याद रखिए 7वें नंबर क्रोमोसोम पर एक ही कैरेक्टर के लिए जीन प्रेजेंट था, यानी एक ऐसा कैरेक्टर है मेंडेलियन कैरेक्टर में से जिसके लिए जीन जो है वो 7वें नंबर क्रोमोसोम पर प्रेजेंट था, और वो कैरेक्टर था सीड का शेप। और ये मैंने आपको बताया है कि सीड का शेप जो है वो 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट रखता है, एक राउंड रखता है और एक रिंकल्ड रखता है। यानी कि राउंड जो है वो सीड शेप के लिए डोमिनेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है और रिंकल्ड जो है वो सीड शेप के लिए रेसेसिव कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि मेंडल को रिंकल्ड सीड ऑब्टेन हुए थे क्योंकि वो प्लांट जिसमें रिंकल्ड सीड का प्रोडक्शन हो रहा था वो एक एंजाइम को मिसिंग कर रहा था, यानी कि उसमें एक एंजाइम का सिंथेसिस नहीं हो रहा था जिसको नाम दिया था स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। और स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम के सिंथेसिस ना होने की वजह से मेंडल को रिंकल्ड शेप सीड प्राप्त हुए थे। आपको बता दूं स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम को एनकोड करने वाले जीन को नाम दिया गया SBE1 जीन, यानी कि SBE1 जीन लिटरली वो जीन है जो क्रोमोसोम नंबर 7 पर प्रेजेंट होता है और वो कंट्रोल करता है एक बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को जिसको मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में सिलेक्ट किया था, और वो था सीड का शेप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑब्वियसली वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है ऑल ट्रेड्स कैन एक्सप्रेस। तो यहां पर आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा जा रहा है कि जितने भी यहां पर 4 ऑप्शंस में आपको ट्रेड दिए गए हैं वो सभी एक्सप्रेस हो सकते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में, लेकिन किसी एक को छोड़कर। यानी कि 4 ऑप्शंस में 4 ट्रेड दिए गए हैं पर कोई एक ऑप्शन में एक ट्रेड आपको ऐसा मिलेगा जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं हो सकता है। तो पहले नंबर तो आप अपने दिमाग में ये कंसेप्ट बना लीजिए कि कौन सा ट्रेड ऐसा होता है जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस हो सकता है, और कौन सा ऐसा ट्रेट होता है जो केवल होमोजाइगोसली ही एक्सप्रेस होता है। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको क्या सोचना है अपने दिमाग में कि कौन से ऐसे ट्रेट होते हैं जो होमो और हेट्रोजाइगोसली दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस हो सकते हैं, और कौन से ऐसे ट्रेट होते हैं जो केवल और केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको जल्दी से राइट आंसर देना है। चलिए तो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी ट्रेट अगर डोमिनेंट है, अगर कोई भी ट्रेट डोमिनेंट है तो डोमिनेंट ट्रेट की अपनी एक खासियत होती है कि वो होमोजाइगोसली भी एक्सप्रेस हो सकते हैं और वो हेट्रोजाइगोसली भी एक्सप्रेस हो सकते हैं। लेकिन जब कोई ट्रेट रेसेसिव होता है, जब कोई ट्रेट रेसेसिव होता है तो वो केवल और केवल होमोजाइगोसली ही एक्सप्रेस हो सकता है। ये मैंने आपको बताया है। इसका मतलब साफ हुआ कि अगर कोई ट्रेट डोमिनेंट है तो वो ऐसे भी एक्सप्रेस हो सकता है और ऐसे भी एक्सप्रेस हो सकता है, यानी कि होमोजाइगोस डोमिनेंट या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। पर कोई ट्रेट अगर रेसेसिव है तो वो केवल तभी एक्सप्रेस होगा जब वो होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में होगा, यानी कि दोनों ही अलील जो होंगे वो सिमिलर होंगे और साथ में वो अलील रिस्पॉन्सिबल होंगे रेसेसिव फिनोटाइप के लिए। तो अल्टीमेटली यहां पर हम चेक कर लेते हैं जो टॉल एक ट्रेट है वो मैं आपको बता देता हूं ये डोमिनेंट ट्रेट है, और डोमिनेंट ट्रेट होने की वजह से ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में इस तरीके से एक्सप्रेस हो सकता है।
वायलेट का मतलब क्या होगा, तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में वायलेट कलर के फ्लावर डोमिनेंट ट्रेट हुआ करते हैं और डोमिनेंट होने की वजह से हम सभी जानते हैं कि ये भी हेट्रोजाइगोसली एक्सप्रेस हो सकते हैं। एक्सियल भी एक डोमिनेंट ट्रेट है क्योंकि पोजीशन ऑफ फ्लावर में एक्सियल फ्लावर पोजीशन को हम डोमिनेंट ट्रेट मानते हैं और ये भी हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि हेट्रोजाइगोसली एक्सप्रेस हो सकते हैं। जबकि रिंकल्ड सीड को लेकर बात करें तो शेप ऑफ सीड में रिंकल्ड सीड एक रेसेसिव ट्रेट है, रिंकल्ड सीड एक रेसेसिव ट्रेट है और हम सभी जानते हैं कि ये केवल और केवल एक्सप्रेस हो सकता है होमोजाइगोसली, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में इसका एक्सप्रेशन नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 4। तो राइट आंसर जो मैं यहां पर लिख रहा हूं वो होगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जिसका नाम है रिंकल्ड सीड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो है इन मेंडल्स 7 पेयर्स कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ P टोटल नंबर ऑफ कलर्स टेस्टेड बाय हिम वाज, यानी कि यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को सिलेक्ट किया था पी प्लांट में, उन सभी ट्रेड्स को लेकर जब उन्होंने स्टडी की तो उन्होंने एक्चुअली में कितने कलर्स को टेस्ट किया, कितने कलर्स का परीक्षण किया। यहां पर आप इस क्वेश्चन को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। यहां पर यह बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा है कि मेंडल ने टोटल कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड सेलेक्ट किए जो कलर्स पर बेस्ड थे, यानी कि जिनमें कलर यूज हो रहा था कि शेप ऑफ कलर ऑफ सीड, यानी कि उसमें राउंड हो, आपका हो सकता है येलो कलर या ग्रीन कलर, या कलर ऑफ फ्लावर जिसमें हो सकता है वायलेट कलर एंड वाइट कलर, या फिर कलर ऑफ पॉट जिसमें हो सकता है ग्रीन कलर एंड येलो कलर। तो यहां पर आपसे वो पेयर्स नहीं पूछे जा रहे हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के जो कलर से रिलेटेड है, बल्कि केवल ये पूछा जा रहा है कि मेंडल के जितने भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे उसमें टोटल नंबर ऑफ कलर कितने उन्होंने परीक्षित किए, यानी कितने रंग परीक्षण में उन्होंने लिए। तो आपको बता देता हूं मैं, 3 ऐसे कैरेक्टर्स हैं, एक पॉड कलर, 3 ऐसे कैरेक्टर हैं जो कलर से रिलेटेड है। नंबर 1 पॉड कलर, नंबर 2 फ्लावर कलर, और नंबर 3 में ले लेता हूं यहां पर सीड कलर। तो 3 ऐसे कैरेक्टर्स थे मेंडल के 7 कैरेक्टर्स में से जो कलर पर बेस्ड थे। अब आपको बता देता हूं, पॉड कलर में 2 कलर्स थे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, एक था आपका ग्रीन जो डोमिनेंट था और दूसरा था आपका येलो जो रेसेसिव था। सीड कलर को लेकर बात की जाए तो इसमें येलो जो था वो डोमिनेंट था जबकि ग्रीन जो था वो रेसेसिव था, और फ्लावर कलर को लेकर बात की जाए तो इसमें वायलेट जो था वो डोमिनेंट था और वाइट जो था वो रेसेसिव था। तो आपको केवल यहां पर वैरायटी ऑफ कलर को सिलेक्ट करना है, यानी मेंडल ने अपने टोटल 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में कितने कलर का परीक्षण किया। तो आप बड़े इजीली बता सकते हैं, यहां पर ग्रीन एक हो गया, जब ग्रीन ऑलरेडी आपने ले लिया है तो इस ग्रीन को आप क्रॉस कर देंगे। उसके बाद सेकंड हो गया येलो, जब आपने येलो को एक बार सेलेक्ट कर लिया तो इस येलो को क्रॉस कर देंगे। थर्ड हो गया आपका वायलेट और फोर्थ हो गया वाइट, यानी कि मेंडल ने टोटल 4 कलर का परीक्षण किया अपने 14 या 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स में से। केवल 4 कलर उन्होंने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट में आइडेंटिफाइड किए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 4, येलो, ग्रीन, वायलेट एंड व्हाइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, बड़े ध्यान से आपको इस क्वेश्चन को समझना है। अमंग द 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन पी प्लांट as studied by Mendel, the number of traits related to flower, pod and seed respectively। यानी कि यहां पर आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, बड़े ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझिए और आपके पास है 20 सेकंड, 30 सेकंड का भी समय बचा हुआ है, आपको राइट आंसर देना है। आपको क्या बताना है भाई, यहां पर आपको इतना सा बताना है केवल कि मेंडल ने जो अपने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को पी प्लांट में सिलेक्ट किया था स्टडी के लिए, उनमें से फ्लावर, पॉड और सीड के रिस्पेक्टिवली जो थे वो कितने ट्रेड्स थे। तो मेंडल ने एकदम साफ साफ बोला था कि हर कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं, और फ्लावर के कलर के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पर फ्लावर को लेकर हम बात करें तो फ्लावर के ऊपर उन्होंने टोटल 2 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को यूज किया था। एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट फ्लावर पर बेस्ड था फ्लावर के कलर को लेकर, एक था फ्लावर की पोजीशन को लेकर। पॉड के ऊपर भी उन्होंने 2 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का यूज किया था। एक पेयर था पॉड के
शेप को लेकर और एक था पॉड के कलर को लेकर। और सीड को लेकर भी उन्होंने 2 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किए थे, एक सीड का शेप और दूसरा सीड का कलर। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मैं बोलूं फ्लावर को लेकर, तो फ्लावर के ऊपर उन्होंने टोटल कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को यूज किया, तो आपका आंसर होगा 2 पेयर। कितने पेयर? 2 पेयर, क्योंकि फ्लावर पर उन्होंने 2 कैरेक्टर्स को लिया था, कलर ऑफ फ्लावर एंड पोजीशन ऑफ फ्लावर, और हर एक कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड थे। इसका मतलब हुआ 2 पेयर यानी कि 4। पर यहां आंसर आपको किस में बताना है? पेयर्स में बताना है। सेकंड में ले लेता हूं पॉड। तो पॉड के ऊपर 2 कैरेक्टर्स मेंडल ने यूज किए थे, नंबर 1। यहां पर भी 2 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे और उसमें 2 कैरेक्टर को उन्होंने यूज किया था, नंबर 1 पॉड का शेप एंड दूसरा पॉड का कलर। एंड तीसरी बात करूं तो सीड को लेकर अगर हम बात करें तो मेंडल ने सीड के ऊपर भी 2 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था, क्योंकि उन्होंने सीड के 2 कैरेक्टर्स को लिया था, एक सीड का शेप और दूसरा सीड का कलर। तो यहां पर जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 2 2 2। तो राइट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 2 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स फ्लावर के यूज किए थे, 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स पॉट के यूज किए थे और 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जो है वो सीड के उन्होंने यूज किए थे। तो आई होप कि आपने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को समझा होगा, इनके सॉल्यूशंस भी आपको समझ में आए होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम आपसे इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।